हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो अब हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है और ओरिजिनल चैप्टर नंबर 18 है। तो चैप्टर नंबर 3 कहाँ से है? उमन फिजियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा। तो इस चैप्टर नंबर 3 को हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर भाई दो चीज़ें, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, ये दो भागों में बांटा गया है। बॉडी फ्लूइड में के अंदर तो ये बताया गया कि किस किस प्रकार का और क्या क्या कंपोजिशंस हैं हमारे ब्लड के अंदर, या ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, या लिम्फ जो हमारा टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये मिडल मैन बोलते हैं जिसको, उसका कंपोजिशन बताया गया है। फिर इसके अंदर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको चलाने के लिए एक पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए ह्यूमन की बात करें तो हमें ज़रूरत पड़ती है भाई एक पंप की, और उस पंप का नाम है हार्ट। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सर्कुलेशन हैं भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन, 4 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया आगे। फिर इसके अंदर एक ईसीजी बताया गया है और डायग्नोसिस है बेसिकली। फिर उसके बिहाफ पे कुछ डिजीज़ हैं, तो फिर लास्ट डिजीज़ के अंदर ही ख़त्म करते हैं। तो हम इसको मोटा मोटा देखें तो इसके अंदर पहला ब्लड आएगा, उसके बाद आपका लिम्फ मिलेगा, आफ्टर दैट सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी पाथवे, फिर डबल सर्कुलेशन, फिर आपको आएगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जिनको मैं ईसीजी बोल रहा हूँ, और फिर डिसऑर्डर। तो हम ट्राई करेंगे कि भाई 2 लेक्चर के अंदर यहाँ तक कंप्लीट कर दें और 2 लेक्चर के अंदर यहाँ तक कंप्लीट करें। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो यहाँ तक तो करेंगे। तो एक लेक्चर यहाँ, एक लेक्चर यहाँ और एक लेक्चर यहाँ लगा के, और प्लस में एक कर लेते हैं, +1, थोड़ा बड़ा लेक्चर है, कोई ऊपर नीचे हो गया तो उसको +1। तो हम आज कवर करेंगे लगभग लिम्फ तक, तो ट्राई करेंगे कि भाई आज लिम्फ तक तो हम कंप्लीट कर ही दें। आज थोड़ा टाइम भी इसलिए तो लगेगा क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत के अंदर डिस्कस करना पड़ता है हर चीज़ को, और आफ्टर दैट हम देखते हैं कि है क्या। आई होप आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे होंगे और आपको लाइन टू लाइन में अच्छे से चीज़ों का क्लियर भी हो रहा होगा कि है क्या और पर्टिकुलर लाइंस का मतलब है क्या। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो अपने स्टडी विद स्टूडेंट से। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, LSS। तो ये अवश्य करें। अवश्य का मतलब तो भाई यही है कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कंटेंट और लोगों तक जाएगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगा, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा या फिर नई नई चीज़ें ऐड करूँगा। तो यही एक मेन मोटिव है। बाकी चलो चलते हैं। कोई भी डाउट हो आपको किसी प्रकार का तो उसको हम देखेंगे। हाँ, ये जब ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, और उन लेक्चर के अंदर पहले 2 3 चैप्टर लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 3 चैप्टर लेंगे, उसका एक टाइप से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद जो उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेसिकली उनके ऊपर फोकस करेंगे। चलिए चलते हैं। देखो, पहले इसके अंदर बताता है कि 2 प्रकार के फ्लूइड हमारे अंदर और उनकी कंपोजिशंस क्या क्या है। देखिए, यू हैव लर्न दैट द ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। हाँ, सभी को न्यूट्रिएंट चाहिए, सभी को O2 चाहिए, और सभी को अदर जो इसके लिए इसेंशियल सब्सटेंस है वो चाहिए। और जो से वेस्ट हार्मफुल निकलता है उसको बाहर निकालने पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है कंटिन्यूसली, मतलब हमेशा। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, ताकि हेल्थ फंक्शन अच्छा रहे टिश्यू का। तो इसके लिए ना एक मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म एफिशिएंट है। तो उसके अंदर होता क्या है कि मूवमेंट कराते हैं हम सब्सटेंस की। कैसे? टू द सेल, फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पे दो चीज़ें, टू सेल और फ्रॉम सेल। टू सेल का मतलब होता है कि भाई एक आपका मान लीजिए सेल है, तो इसके अंदर सर्कुलेशन करा के ये करते हैं, तो ये होता है टू द सेल। और फ्रॉम द सेल मतलब इस सेल से इस सेल को पास, इस सेल से इस सेल को पास, तो ऐसे करते हैं, तो फ्रॉम द सेल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवोल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट मेथड, अलग अलग से हैं, और ट्रांसपोर्ट भी उनका अलग अलग है। तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट, तो जो स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट है ना, तो उसके अंदर इतना ऑर्गेनाइजेशन लेवल है नहीं, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उनके अंदर क्या होता है कि पोर्स होते हैं छोटे छोटे। इन पोर्स के थ्रू
वाटर एंटर कर लेता है और एक पर्टिकुलर कैनाल है इसके अंदर, और इस कैनाल के अंदर वाटर आता है और यहाँ से निकल जाता है। तो बाहर से O2 हो जाती है, इसके अंदर CO2 मिक्स होती है, बाहर चले जाता है। इसेंशियल एलिमेंट आते हैं इसके अंदर, यहाँ से टिश्यू के अंदर चले जाते हैं और टिश्यू वाले इसके अंदर आ जाते हैं और बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर ना जो आउटर वाटर वही ज़्यादा हेल्प करता है। तो सर्कुलेटरी वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग से वाटर सर्कुलेट करता है थ्रू देयर बॉडी कैविटी के अंदर आके एंड फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द दीज सब्सटेंस, और सब्सटेंस सेल एक्सचेंज कर लेते हैं इस दौरान। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक हमारी तरह, तो उनके अंदर ना बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बना, और उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर हमें पहले दिखता है ब्लड। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है ये। कैसा है? मोस्ट कॉमन यूज वाला कौन है? ब्लड। तो मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ। हमारे पास पहला ब्लड जो कि हायर ऑर्गेनिज्म या हमारे अंदर भी पड़ता है, दूसरा होता है लिम्फ। आप पूछे कि भाई लिम्फ कहाँ? देखो आपको पता है जो ब्लड है ना वो सर्कुलेट करता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, पर यहाँ पर कोई सेल है और कोई सेल यहाँ पर है। तो भाई मान लीजिए जो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी तो उसने तो एक्सचेंज कर लिया होगा, बट कोई सेल इसके पास लगी हुई है एडजेसेंट ऐसी, तो इसके अंदर कैसे लिए? तो इसके अंदर यहाँ ना टिश्यू फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो ये क्या करता है, लिम्फ यहाँ से O2 लेगा अपने अंदर और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर यहाँ से लिम्फ के पास और लिम्फ से ब्लड के पास। तो लिम्फ एक्ट कर रहे हैं मिडल मैन की तरह, यानी कि बीच का साधन है, यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँचा देता है और वहाँ की चीज़ें यहाँ पहुँचा देता है, और ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, हाँ ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड और लिम्फ। लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है। द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर या हेयर। तो पहले पढ़ते हैं ब्लड। भाई ब्लड है क्या? एक इसको याद कर लीजिए भाई, इस लाइन को, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू SCT। तो ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये तीन चीज़ें क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स की मतलब जो तरल पदार्थ है वो प्लाज्मा होता है जिसके अंदर RBC वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन्स, कुछ ऐसी सेल्स जो इसके अंदर काम करती हैं। तो इस प्रकार से होता है। देखो पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। ब्लड का पहली कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है क्या? ये स्ट्रा कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा सा फ्लूइड है, और 55% ऑफ द ब्लड का कितना भाग बनाता है ये? 55%। कौन है? प्लाज्मा। किसका भाग है? ब्लड का भाग है, ठीक है सर। और इस 55% में 92% प्लाज्मा इज वाटर, और 92% क्या होता है? वाटर। तो कभी भी आपसे कोई कहे ना कि भाई आपका ब्लड 92% वाटर का है, नहीं भाई, आपका कंप्लीट ब्लड की बात करें तो कभी 92% वाटर का नहीं हो। आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो आपका ब्लड प्लाज्मा से बना हुआ है, तो वो प्लाज्मा 92% है, और पूरा ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% है। तो 45% क्या होंगे? आपकी अलग आप सब्सटेंस होंगे, तो वो भी देखेंगे। इसके अंदर बाकी के बचे हुए, जैसे भाई मैंने कही 8 से 10% और बच गया, तो 8 से 10% क्या होंगे इसमें? यहाँ 6 से 8 लिखा है, जैसे इसको परसेंट देख लीजिए। तो इसके अंदर होगी 3 प्रोटीन। पहले इनको मैं बता देता हूँ, इसको आप याद कर लेगा। FGA, FBI आपने सुना होगा, आई होप आप सबने सुना होगा। तो इसको रिप्लेस कर लिए FGA से याद करने के लिए। तो ये 3 प्रोटीन होंगी, तीनों प्रोटीन नाम। F से फिब्रिनोजन, G से ग्लोब्यून, L से एल्यूमिनिन। तो ये कितने हैं? 3 मेजर प्रोटीन हैं। मेजर बता रहा हूँ भाई, माइनस और भी प्रोटीन पाए जा सकते हैं, इंटरल्यूकिन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये मेजर प्रोटीन होती हैं, ठीक है सर। इनका काम क्या है? देखो फिब्रिनोजन का काम क्या होता है कि फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो फाइबर्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करेंगे? अगर ब्लड लीक कर रहा होगा तो उस पर जाके लग जाएंगे और ब्लड को क्लोट करने का काम करेंगे। हाँ सर। अब देखिए ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ना, ये आपकी डिफेंस के अंदर होती है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कोई भाई आपको बैक्टीरिया आ गया, कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, तो उससे लड़ने के अंदर ये हेल्प करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन।
तो फिर आप कहोगे भाई एल्बुलिन क्या करती है, तो एल्बुलिन है ना सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, वो करती है ओस्मो रेगुलेशन का। आप पूछोगे भाई ओस्मो रेगुलेशन क्या होते हैं, तो ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड साल्ट की कंसनट्रेशन 5 mg है, अगर इससे ऊपर चली गई साल्ट तो ये जो एल्ब्यूमिन होगी इसको काउंटर करेगी, उसको 5 mg लेके आएगी ऊपर से नीचे, और अगर नीचे है तो इस साल्ट को बढ़वाने का काम करेगी ये ग्लोबुलिन प्रोटीन या एल्ब्यूमिन, सॉरी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन बोल रहा है सॉरी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इसके कुछ काम हैं, तो आप इनको काम को ज़रूर याद करें, इससे इन फ्यूचर क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम फोकस करके चल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है फिब्रिनोजन भाई। अब प्रोटीन की पर्टिकुलर 3 प्रोटीन, तीनों की बात करेगा यहाँ पर। तो फिब्रिनोजन से क्या कहा, इसके अंदर कहा कि क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड है। क्या है, क्लोटिंग और कोगुलेशन। ये आपकी मान लीजिए ब्लड वेसल है और यहाँ से रप्चर हो गया, तो यहाँ से आपका ये जो ब्लड है यह निकल सकता है, तो इसको क्या करेगा, कोगुलेट, रोकेगा, क्लोटिंग हुई आपकी, या ब्लड के अंदर थक्के बन गए, खून के बता रहा हूँ भाई, फैट के नहीं, खून के, तो इनको कहेंगे क्लोटिंग और इसको कोगुलेशन। तो ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ हमने देख लिया डिफेंस मैकेनिज्म में ओ बॉडी, ठीक है भाई, जी डी, तो जी डी हो गया, यहाँ से एफ सी हो गया, जी डी हो गया, तो ए ओ हो जाएगा। तो एल्ब्यूमिन हेल्प इन दी ओस्मोटिक बैलेंस, याद रखिए किसमें अंदर, ओस्मोटिक बैलेंस बनाने के अंदर। या ओस्मोटिक बैलेंस मतलब वही है कि आपकी जो बॉडी फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन है, जो उसके अंदर अलग अलग चीज़ों की कंपोजिशन है वो बनी रहे, ऐसी नहीं कि कंसंट्रेशन हाई हो जाए या फिर लो हो जाए, तो उसको बढ़ाने के अंदर। और देखिए प्लाज्मा के पास और क्या क्या हो सकता है, कुछ अमाउंट में क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में सोडियम भी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। तो आपको बाइकार्बोनेट तो आपको पता ही है कि भाई हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, कहाँ से आया होगा। मैग्नीशियम होता है, ये छोटे छोटे एलिमेंट हैं, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसके साथ HCO3 नेगेटिव। तो ये कुछ एलिमेंट होते हैं, प्लस और ब्लड के अंदर क्या पाएगा भाई, आपने खाना डाइजेस्ट किया था, सेलुलोज या ना सॉरी ग्लूकोज आपने उससे खाने से प्राप्त की, तो आपके ब्लड के अंदर वो क्या मिलेगी, ग्लूकोज, क्योंकि वो भी इसके अंदर ट्रैवल कर रही होगी। आपने अमीनो एसिड भी वहाँ से अब्जॉर्व की थी प्रोटीन्स में, तो वो भी वही है। आपने फैट अब्जॉर्व की थी, यानी कि लिपिड भी वही है उस ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है जो 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो ग्लूकोज मिलेगी आपको, अमीनो एसिड मिलेगी, लिपिड मिलेंगे, तो ये कितना हो गया, 55% के अंदर काउंट हो रहे हैं। आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन बॉडी, तो ये हमेशा आपके बॉडी के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फैक्टर ऑफ फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखिए जो क्लोटिंग होती है ना, वो ऐसे नहीं कि किसी एक प्रोटीन आई और जुड़ गई, नहीं, वो एक कैस्केड प्रोसेस होती है। कैस्केड मतलब एक के बाद एक के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी कि एक एक दो दो, जैसे रिले रेस होती है, इसी प्रकार से एक क्लोटिंग होती है। पहला वाला सेकंड को एक्टिवेट करेगा, सेकंड थर्ड को एक्टिवेट करेगा, थर्ड फोर्थ को एक्टिवेट करेगा, और एट लास्ट जाके ऐसे ये काम करता है। तो इसके अंदर और फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो फैक्टर भी इसी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है सर। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, अगर आप प्लाज्मा में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए, क्लोटिंग फैक्टर्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। ये याद कर लीजिएगा कि प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। अब हम चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो बचा हुआ 55% है ब्लड का, वो बना है फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो यहाँ पर मैं बी से ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दो चीज़ होगी, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, ये आपके हो गई 55%, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा 45% का। आई होप आपको ब्लड थोड़ा सा रिलेटिवली समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट की ओर।
तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं अपने, जैसे इथेरियोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो 3 प्रकार की ये सेल्स मान के चलिए। इनको अगर आप एक साथ रख दोगे तो इसको क्या कहेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट। और दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना हिस्सा है? 45%। ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी के अंदर क्या बताया है कि देखो, मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जितनी सेल है सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही हैं। ये याद कर लीजिएगा पॉइंट। ए हेल्थी एडल्ट, यानी कि एक हेल्थी एडल्ट को देखें तो 5 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन नियरली 10 लाख होता है, तो 50 लाख लगभग सेल्स होती हैं किसके अंदर? 5 से 5.5 तक सेल होती हैं पर mm क्यूबिक। mm क्यूबिक क्या है? एक यूनिट। तो उस यूनिट के अंदर 5 से 5 मिलियन नॉर्मली है ERC प्रेजेंट होती है। नॉर्मली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल कंडीशन में होती हैं। तो आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो, जो कि प्रेजेंट होती हैं आपकी बोन्स के बिटवीन। जो कि बड़ी बोन्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं ये आपकी बोन मैरो, तो वहाँ से बनती हैं। आरबीसी आर डिवोइटेड ऑफ न्यूक्लियस। डिवोइटेड मतलब अब्सेंट, उनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट ऑफ मैमल, ज़्यादातर मैमल में। इसके अंदर कैमल एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बाकी ये और ये कैसी हैं? बाई कॉनकेव शेप में, मतलब ओवल शेप होती हैं। तो थोड़ी सी इस प्रकार की से होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव शेप। आपको पता है कि कॉनकेव ऐसा होता है लेंस, उस बिहाफ पे इन्होंने नाम बताया है। दे हैव ए रेड कलर्ड। कैसा कलर होता है? रेड। क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। एंड द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। और इनका रेड ब्लड सेल यानी कि लाल कलर किस लिए नाम दिया गया? ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज़ 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम क्या मिलेगा? HB का। कितने के अंदर? 100 ml ब्लड के अंदर। ये याद कर लीजिएगा, 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम आपको लगभग हीमोग्लोबिन मिलता है। दिस मॉलिक्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ चुका भाई, रेस्पिरेटरी गैस हमने पढ़ा है वहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आगे बताइए हमें। तो ये है आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। ये 120 दिन का होता है भाई नॉर्मली। आरबीसी 120 दिन तक जीतती है और आफ्टर दैट वे उनकी डेथ हो जाती है और स्प्लीन के अंदर जाके स्टोर उनका ग्रेवयार्ड होता है। ग्रेवयार्ड मतलब अब ग्रेवयार्ड को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया एग्जैक्टली, बट उसको आप ये कह सकते हैं ग्रेवयार्ड को जहाँ पर दफनाया जाता है ना, तो जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है मृत्यु के पश्चात, तो उस जगह को ग्रेवयार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ग्रेवयार्ड यानी कि वहाँ जाके आरबीसी दफनाई जाती हैं। दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाती है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी उसको बोलते हैं। ये आपसे कोई पूछ सकता है स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसके बाद आते हैं ये डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी है ना, बेसिकली 5 प्रकार की सेल है और इन 5 प्रकार को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। अब इनको ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट क्यों बोला गया है और किसके अंदर कितनी कितनी? तो 3:2 का रेशियो होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या काम करती हैं। इनकी लाइफ स्पैन बहुत वेरी करती है भाई। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और मेन इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का, कि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से, डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन से। ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। चलो चलते हैं पढ़ते हैं। देखो, ल्यूकोसाइट नोन एज द डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। क्यों? क्योंकि कलरलेस है। दे आर द कलरलेस, इस वजह से इनका नाम है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
रिलेटिवली लेसर इन नंबर एवरेज, ये बहुत ही कम नंबर में होती हैं, 6 से 8,000। और वो जबकि आपने RBC देखी थी वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक, ये तो 6 से 8,000 तक ही हैं। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, ज़्यादातर इस छोटे समय के लिए होती हैं, कुछ तो घंटे के लिए भी होती हैं भाई जिंदा, ऐसा नहीं कि हमेशा, कुछ तो घंटे 4-5 घंटे के बाद, और कुछ 2-3 दिन तक सर्वाइव, या कुछ 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक सर्वाइव कर जाती हैं। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यू बी सी की 2 मेन कैटेगरी, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। मैंने आपको बताया, देखो न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेनुलोसाइट है, यानी कि 3:2 में आप इसको याद कर लीजिए कि न्यूट्रोफिल लीजिए, इसेनोफिल लीजिए और बेसोफिल। तो अब यहाँ दिखाता हूँ आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसेनोफिल। आपको इसको ग्रेनुलोसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ना इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये इनके अंदर ग्रेन से बने हुए हैं, धग्गे से हैं, तो इस वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में बचे हुए कौन से आ जाएंगे भाई, आपका मोनोसाइट आ जाएगा, और आपका इसके अंदर फिफ्थ वाली रिप्रेजेंट नहीं की गई है वो, देखो ये इसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये 4 तो हो गई आपकी, ये प्लस एक होती हैं आपकी और सेल, और जो आपकी बेसोफिल्स वगैरह होती हैं और आपकी जो इसेनोफिल्स होती हैं, तो देखो इसेनोफिल्स का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि आप इसके अंदर देखिए ईयरफोन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, थोड़ा सा ईयरफोन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है किसका, न्यूक्लियस का, तो इसलिए इसेनोफिल्स इनका नाम दिया गया है, और इसी प्रकार से इनका कईयों का नाम रखा गया है। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, कौन कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसके अंदर लिम्फोसाइट नहीं दिखाई गई है। लिम्फोसाइट को उन्होंने 2 भागों में दिखाया है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यानी कि ब्लड लिम्फोसाइट, और टी मतलब आपका टिश्यू लिम्फोसाइट। तो ये दोनों जो हैं आपकी लिम्फोसाइट प्लस आपकी मोनोसाइट, यानी कि ये दो सेल्स और ए ग्रेनुलोसाइट, इनको क्या कहते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। तो टोटल 5 हो गए हमारे पास, 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल हमारे पास 5 हो गई। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी है, न्यूट्रोफिल, ये वाली सेल, कितनी है, 60 से 65%। अगर टोटल इन 500 काउंट करें तो ये 60 से 65% तक काउंट की जाती हैं। अब आप देखिए WBC, ये हैं। अब सबसे कम कौन सी हैं, सबसे कम होती हैं बेसोफिल, जस्ट इसके साइड, ये तो इतनी कम होती हैं कि 0.5 से 1% मैक्सिमम तक होती हैं बस। अब काम सुनते हैं हर एक का, पहले कंपोजिशन बताएगा उसके बाद इनका काम बताएगा। जबकि न्यूट्रोफिल है आपकी और मोनोसाइट, 6 to 8% are phagocytic cell which destroy the foreign organism entering in our body। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, पहले इसी कन्फ्यूजन को मिटाते हैं, सोल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पर इसने ये बताया कि 65% सेल हैं, और फिर ये लिखता है कि 6 से 8% भी हैं, तो ये अलग अलग हैं क्या, देखो ये बिहाव पर बता रहा है, किस बिहाव पे बता रहा है, इसको भी हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। अगर ये कहता है कि 60 से 65%, तो आप तब टोटल WBC को देखिए, अगर ये कहता है 6 से 8% हैं आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलाकर, नहीं न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, ये हो गई न्यूट्रोफिल, इसने बताया मोस्ट अबंडेंट होगी 60 से 65%। इसके बाद कहता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये 6 से 8%। तो जो ये 6 से 8 बता रहा है, ये कह रहा है कि ये क्या है, फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल यानी कि यहाँ पर कोई मान ली बैक्टीरिया है और ये सेल आएगी, इसने देखा कि ये बैक्टीरिया है, इसके साथ कुछ रिएक्शंस कैरी आउट होंगी, रिएक्शन कैरी आउट होने के बाद ये क्या करेगा, इस प्रकार से बनाएगा, इसको अंदर ले लेगा और खा जाएगा, और इसको अंदर के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस प्रोसेस को हमको कहते हैं फैगोसाइट, यानी कि खा जाता है ये सेल विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस, जो बाहर से सब्सटेंस आए उनको तोड़ने के अंदर 6 से 8% यही सेल होती हैं। बेसोफिल सीक्रेट 3 चीज़ें, हिस्टामिन,
सेरोटोनिन और हिपेरिन। ठीक है सर, ये हैं क्या? ये कराती हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, यानी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस मतलब जहाँ मान लो आपके चोट लग गई और वहाँ सूजन आ जाता है, तो वो सूजन जो आता है ना वो इन्हीं की वजह से आता है। तो ये 3 प्रकार काम कराती हैं। हिस्टामिन्स अगर सीक्रेट होते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड बहता है और उससे रेडनेस अपीयरेंस होती है। हिपेरिन आपको पता है पहले से कि एंटी कोगुलेंट नेचर होता है, यानी कि ये खून को जमने नहीं देता, थक के जमने नहीं देते, तो इसको कहते हैं हिपेरिन। और हिपेरिन और एंटी हिपेरिन का आपने यूज़ भी सुना होगा, और आगे किडनी चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर पर्टिकुलर इसका यूज़ भी बताएंगे। फिर आप पूछोगे सेरोटोनिन क्या काम करते हैं? तो जो सेरोटोनिन होता है ना वो करता है बैलेंस आउट का काम, यानी कि ये और ये प्रोसेस को दोनों को बैलेंस करने के लिए सेरोटोनिन का यूज़ किया जाता है। दे आर द इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, मैंने पहले बता दिया। इसेनोफिल्स कितनी होती है? 2 से 3%। ये कितनी होती है? 2 से 3%। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। तो जब आपसे पूछे कि भाई एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर क्या यूज़ सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहे हैं आपको जैसे कि बताया गया है बेसोफिल्स को, कि बेसोफिल्स जो हैं वो एनर्जी के ना एनर्जी बोल रहे हैं एलर्जिक रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं। अब लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये 20 से 25% है टोटल का। ये 2 प्रकार की होती हैं, बी और टी। बी का मतलब ब्लड है और टी का मतलब टिश्यू, आप सिंपल समझिए। और जब आप हायर एजुकेशन पढ़ेंगे तो आपको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के भी अलग अलग टाइप मिलेंगे, वो अगली कहानी है। तो बी और टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। तो जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी का, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स अपनी बॉडी का, वो डिपेंड करता है इन 2 के ऊपर, बी एंड टी के ऊपर। ठीक है सर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, फ्रेगमेंट प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। तो किसके प्रोडक्ट होते हैं भैया? ये याद करने का पॉइंट है, मेगा कैरियोसाइट के। स्पेशल सेल इन बोन मैरो के अंदर रिप्रेजेंट होती है, जिसको बनाने का भी काम करती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट पर एमएम, कितने से? 1.5 से 3.5 लाख। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग। तो प्लेटलेट्स किसके अंदर काम करती हैं? क्लोटिंग के अंदर। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लोटिंग डिसऑर्डर। अगर ये कम हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है? क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है पर्टिकुलरली, विच विल लीड टू द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। जिस अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर अगर ये काम है नहीं, काउंट नहीं कर रहे, तो ब्लड बहेगा और कोगुलेट इसको कर नहीं पाएंगे तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा और इससे डेथ भी हो जाती है कई बार। तो इतनी खतरनाक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, कि ब्लड ग्रुप हैं क्या और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप क्या हैं। तो देखो, एज यू नो, जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर 3 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए गए हैं, ए बी ओ। ये किस प्रकार से पाए गए हैं? देखो, कुछ नहीं होता है, एक क्रोमोसोम होता है, सबके को पता है। इस क्रोमोसोम पे एक साइट होती है जिसको हम लोकस कहते हैं। सेम इस क्रोमोसोम के ऊपर दूसरी साइट भी होती है, ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहा हूँ तो इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अलील होते हैं। तो इसके 3 अलील हैं, ब्लड ग्रुप के 3 अलील हैं। तो 3 अलील कौन कौन से हैं? ए और बी। तो ए और बी दोनों अपने आप को एक साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंसी शो कर देते हैं ये। इसको हम कोडोमिनेंसी के एग्जांपल भी काउंट करते हैं। अगर ए और बी आ जाते हैं और ए और ओ हो तो ए ही शो होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंसी। ये डोमिनेंसी भी शो करता है, कोडोमिनेंसी भी शो करता है। अब इसके अंदर ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी होगी, विद इन पॉपुलेशन तो हम किसको काउंट करेंगे और इन इंडिविजुअल किसको काउंट करेंगे। देखिए, अब पढ़ते हैं पहले हर एक चीज़ को। ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट्स अपीयरेंस सिमिलर। सिमिलर होते हुए भी अलग अलग प्रकार। देखो आपको बता देता हूँ, ये आपकी आरबीसी, इसके ऊपर कुछ है ना से प्रोटीन लगी हुई है।
ये प्रोटीन मान लीजिए फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज या डिफरेंट काइंड की होती हैं, और इस प्रकार से इन ए और बी और सी ना ओ सॉरी सी बोल रहा ओ को हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि सरफेस प्रोटीन की वजह से। वेस्ट टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन टू सच ग्रुपिंग ए बी ओ और आर एच। दो होते हैं, एक तो ए बी ओ मैंने बता दिया, एक होता है आर एच फैक्टर और होता है जिसको आपको पॉजिटिव या नेगेटिव करते हैं। कहते हैं ना भाई ये ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो या बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है या ए बी पॉजिटिव, जो भी आप बोल रहे हैं, तो वो आर एच का फैक्टर होता है। तो आर एच फैक्टर की भी आगे बात करते हैं। ये बेसिकली रिसेसिव मंकिंग्स फैक्टर होते हैं, वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में यही यूज़ किया गया पैटर्न है। तो देखिए, यदि ए आपकी आर सी बी है, सॉरी आर बी सी है, और उसके ऊपर ये कोई प्रोटीन है जो कि ए को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, एंटीजन। ये एंटीजन। और तो बी जो है उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी, यानी कि बी आ गया तो उसको मार दिया जाएगा क्योंकि ए की एंटीजन है। तो इसी प्रकार से देखो, ए को देखियो तो आर से, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एंटीजन क्या है, ए, और खिलाफ किसके बनाएगी, बी के। अगर बी ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके खिलाफ बनाएंगे क्योंकि ए तो खुद है। सेम ऐसे ही अगर बी है तो वह एंटी ए, एंटीबॉडी उसके अंदर कौन सी मिलेगी, ए की, अगर बी है तो। और ए बी हो गया तो कैसे मिलेगी, नील, क्योंकि दोनों दोनों प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी मिलेगी नहीं। अगर उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों के खिलाफ मिलेगी, एंटी ए और एंटी बी। तो इसी प्रकार से डोनर्स के बनाए गए हैं, यानी कि किस किस का ब्लड किसको जा सकता है। यदि देखिए भाई उसके पास एंटीजन नहीं है तो ऐसी सिमिलर में और कोई आर बी सी ले आऊँ तो वो तो बन जाएगी, बट मैं ऐसी कोई आर बी सी ले आऊँ जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट काइंड से लगा हुआ है, तो ये इसको पहचान नहीं पाएंगे और इसको आके किल कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बी ब्लड ग्रुप की थी। तो जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो और ओ क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, कोई भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, उसके पास कोई प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो इसलिए वो किसी को भी कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि वो ऐसी आर बी सी होती है जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो उसके अंदर क्या होगा, वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं सॉरी उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ये इस प्रकार से बनाई गई हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की तरफ। देखो, ए बी ओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, टू सरफेस यानी कि एंटीजन केमिकली दैट कैन इंड्यूस ए इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काम कर सकते हैं। ऑन आर बी सी नेमली ए और बी, दो होती हैं ए एंड बी, ठीक है। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, दो नेचुरल एंटीबॉडी होती हैं ए और बी। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जो एंटीजन के ऊपर उसके बिहाफ पर क्या बनती हैं, एंटीबॉडी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ए बी बी ओ, तो चार ब्लड ग्रुप इसने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। यू प्रोबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, ब्लड ऐसे यूज़ नहीं करते, उसके लिए ब्लड ग्रुपिंग मैच करते हैं। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि रिसीवर का ब्लड और डोनर का ब्लड दोनों को मैच करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अवॉइड सर्वर प्रॉब्लम। देखो, अगर आप किसी का ब्लड ऐसे लगा दोगे ना तो उसके अंदर उसके खिलाफ क्या पता एंटी बॉडी बनी हुई हो, और जिसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई होगी यानी कि वी आर सी बी को ऊपर अटैक कर सकता है ए वाला, तो अगर उसको ट्रांसफ्यूजन लगाओगे तो वो उन सारी आर बी सी को डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे डेथ हो सकती है। द डोनर कॉम्पेटिबिलिटी शोन, तो अब इसके अंदर क्या बताया गया, डोनर की कॉम्पेटिबिलिटी जो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ब्लड ग्रुपिंग थोड़ी समझ में आई होगी। ब्लड ग्रुपिंग वैसे बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी टॉपिक भी है। अब मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके अंदर है क्या, ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी ये आर बी सी है तो उसके ऊपर ए ये मिलेगा एंटीजन,
तो इसके खिलाफ बॉडी बनेगी, तो यानी कि क्या मिलेगी आपको एंटीबॉडी बी के खिलाफ। अगर बी आया तो उसको किल करेंगे, और बी है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा मिलेगा, तो उसके पास क्या मिलेगी एंटी ए, क्योंकि वो ए को ख़त्म करेगी, बी तो वो खुद है। और किसी के पास ए बी है तो उसकी आर बी सी के ऊपर ये दोनों के दोनों मिलेंगे। तो एंटीबॉडी क्या मिलेगी, जब दोनों ही प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी उसको किल ही नहीं कर सकती, तो उसके पास जीरो, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अगर ओ है तो उसके ऊपर क्या है सिंपल ऐसा है, और जब सिंपल ऐसा है तो उसके पास क्या होगी, वो ए को भी किल कर सकता है और बी को भी किल कर सकता है। ठीक है सर, अब देखते हैं कैसे क्या सिस्टम है। अब देखिए, यदि ए को मैंने बी वाला ग्रुप चढ़ा दिया तो मारा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी उसकी मिलेगी और उस बी को ख़त्म कर देगी, तो इसके अंदर एंटी बी मिलेगा। तो इसको कौन दे सकता है, ए और ओ। और आप पूछो भाई ओ क्यों दे सकता है, देखो ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं है। मतलब आप समझ नहीं पा रही, देखो उसकी आरबीसी बिल्कुल सिंपल है। जब आरबीसी बिल्कुल सिंपल होगी तो क्या होगा भाई, उसकी जब आरबीसी बिल्कुल सिंपल है तो किसी को भी डोनेट करो, क्योंकि उसको तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएगा ना, और जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो अटैक क्या करेंगे, अटैक तो तभी करते हैं जब किसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब उसको आप लगाओगे एंटीबॉडी, देखो ना तो ए है ना वो बी है, वो तो न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा है, तो वो आराम से उसके अंदर चला जाएगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। तो उसके पास क्या है, तो इसी प्रकार से यदि मैं ओ को चढ़ाऊँ तो ए या बी, तो उसके पास तो एंटी ए भी है और बी भी, तो उसके पास तो दोनों के दोनों हैं। तो यानी कि उसके पास ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं ला सकते जो ए हो या बी हो या ए बी हो, क्योंकि ए बी के अंदर भी तो आपको यही मिल रहा है प्रॉपर्टी भाई, ए बी के अंदर भी तो आपको एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। तो जब ए बी चढ़ा दोगे उसके, तो जो बी है उसको किल कर देगा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें दो चीज़ें मिली। एक तो आप ये देखिए डोनर, यानी कि जिसका ए बी ग्रुप है उसको ए वाला दे सकता है, बी वाला दे सकता है, और ए बी भी और ओ भी, क्योंकि उसके पास तो एंटीबॉडी नील है, नील। और जबकि जो अपना पास ओ वाला है उसके पास बोथ हो गई ए और बी, उसके पास बोथ हो गई। जब बोथ हो गई तो उसको कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट सिमिलर वाला। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस कंसेप्ट को। और अगर यदि फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट जरूर करें। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल एविडेंट दैट द ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी, हमने देखा किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, तो उनको क्या कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो किसी का भी ले सकते हैं, तो एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, यानी कि ए बी और ओ चारों से, तो सच पर्सन आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये इनके अंदर मुख्य बातें हैं। अब है आर एच का कंसेप्ट। तो ये देखो, पहले तो हमने देखे अगर कोई आर एच पॉजिटिव है तो उसके पास एंटीबॉडी मिलेगी। एक होता है आर एच नेगेटिव, यानी कि उसके पास एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी। एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एब्सेंट है, और एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी उसके पास मिलेगी। तो सारा खेल एंटीजन एंटीबॉडी का है। यदि ए प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ बी, बी प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ ए, और ए बी प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ है तो दोनों एंटीबॉडी उसके अंदर हैं, ए और बी। आई होप आप समझे होंगे। अनदर एंटीजन आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन बाई, ये किसके आया, रिसस मंकी के नाम पे आया, हैंस आर एच ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ आर बी सी, यानी कि जो आर बी सी सरफेस है उसके ऊपर एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई, यानी कि एक प्रकार का और एंटीजन नापा गया। तो 80% ऑफ ह्यूमन है ना, देखिए 80% ऑफ ह्यूमन आर एच के पॉजिटिव हों, उनके ऊपर ये ग्रुप है, तो उनको सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, उनको क्या कहेंगे हम आर एच पॉजिटिव। एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आर एच नेगेटिव, और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर कहेंगे आर एच नेगेटिव। देखिए आर एच नेगेटिव पर्सन अगर आर एच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड लेता है
तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट हो जाएंगी, क्योंकि आर एच नेगेटिव है तो उसके पास एंटीजन नहीं, तो उसके क्या पास क्या मिलेगा, एंटीबॉडी। देयर फॉर आर एच ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच, तो इस प्रकार से आर एच ग्रुप को भी मैच किया जाता है बिफोर। तो तभी तो कहते हैं भाई ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ये चीज़ काउंट की जाती है। स्पेशल केस ऑफ, देखो अब इसके अंदर क्या है, इस केस को समझाता हूँ भाई। मान लीजिए कोई वुमन है और वुमन के अंदर बेबी है, इसको बेबी मानिए, और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर है, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मैं मानता हूँ कि जो वुमन है ना वो आर एच नेगेटिव है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगी भाई, एंटीबॉडी। ठीक है सर। और जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव है, तो यानी उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन। तो अब ये क्या करेगा कि पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लेसेंटा है बीच में, मदर और बेबी के बीच में, फिटस के बीच में, तो डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट नहीं आ रहा। बट ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम कुछ ब्लड है ना कांटेक्ट हो जाता है, कुछ ब्लड क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा मदर से। तो जब ये ब्लड कांटेक्ट हो जाता है फिटस का मदर से, तो मदर के अंदर क्या क्रिएट हो जाती हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती हैं। और जब ये सेकेंड प्रेगनेंसी गेन करता है इन फ्यूचर, तो जो बेबी होता है वो तो आपको पता है कि आर एच पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि फादर सेम है, और मदर आर एच नेगेटिव है। बट अब पहली प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबॉडी बन गई थी, तो उस एंटीबॉडी अब इस बेबी को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, प्लेसेंटा क्रॉस करके इसको किल कर देंगे, इसको किल कर देंगे। तो इस वजह से ये देखा गया है इस खेल के अंदर, ये एक प्रकार का कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर देखा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं और इसको अवॉइड कैसे किया जाता है वो भी पढ़ लेते हैं। चलो चलते हैं। स्पेशल केस इन आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। तो मदर कैसी है, आर एच नेगेटिव, क्या है मदर, विद आर एच पॉजिटिव ब्लड फिटस। तो और फिटस का ब्लड कैसा है, आर एच पॉजिटिव। ठीक है। आर एच एंटीजन ऑफ द फिटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू आर एच नेगेटिव ब्लड। तो ये पहली के दौरान कभी भी ऐसा नहीं होता। क्यों, मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी हैज़ द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से वेल सेपरेटेड है। ड्यूरिंग अ डिलीवरी टाइम फर्स्ट चाइल्ड के टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसे चांस हैं कि एक्सपोजर हो जाए किसका, मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच नेगेटिव ब्लड, थोड़ा आर एच नेगेटिव ब्लड का आर एच पॉजिटिव ब्लड से। तो इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, क्योंकि वो आर एच नेगेटिव एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बन गई, तो प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड, तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बना लेंगी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान आर एच एंटीबॉडी फॉर्म इन द मदर, मदर के अंदर जो आर एच नेगेटिव एंटीबॉडी बनी है कैन पक्का नहीं है, कैन लीक द ब्लड यानी कि लीक करके फिटस के अंदर जा सकता है एंड डिस्ट्रॉय द फिटस आरबीसी, और फिटस आरबीसी क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर देखा गया है। दिस वुड बी फेटल फॉर द फिटस, फिटस इससे मारा जा सकता है। एंड कोज सर्वे अनीमिया, अनीमिया मतलब जिसके अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको अनीमिया बोला जाता है उसको। और जॉइंडिस हो बेबी, बेबी को जॉइंडिस भी हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द, इसको याद कर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट, इथेरियोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। इसको क्या कहते हैं, इथेरियोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द, ये कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडी, यानी कि जो ये मान लीजिए आर एच नेगेटिव की एंटीबॉडी है, इसके खिलाफ हम एक एंटीबॉडी ले आएंगे और इसको किल करवा देंगे, तो इसको बनने नहीं देंगे। मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के बाद इमीडिएटली इसका क्या लगा देते हैं, इंजेक्शंस लगाया जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद। ये कॉम्पेटिबिलिटी देखी जाती है।
तो आई होप आपको ये वाला अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि देखो टाइम कंसेप्ट तो हो रहा है नो डाउट, बट अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम अब लगा दिया तो इन फ्यूचर तब आप इसको दोबारा रीड अप करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वरना फिर आपको पहली पहली बार पढ़ा हुआ सा ही लगेगा। अब हम चलते हैं अगला, यानी कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर थक्के कैसे जमते हैं, तो पढ़ते जाएंगे और रिएक्शंस को साइड में लिखते जाएंगे। इसके अंदर रिएक्शन है और एंजाइम्स हैं, और उन रिएक्शंस और एंजाइम को आपको स्टेप वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसके बाद कौन सी रिएक्शन हो रही है यही आपसे 4 ऑप्शन क्रिएट करके देंगे। तो चलिए चलते हैं। आपको इसके अंदर पहले तो यार ऐसे दे रखा है कि भाई आपको कभी वाउंड लगा होगा तो आपने थक्के जमे हुए देखे होंगे, हाँ भाई सब ने देखे हैं, जिसको हम हिंदी में खुरंड भी कह देते हैं। तो आपकी चोट लग गई, खुरंड आ गए, तो उस खुरंड को कैसे होता है, फाइबर्स टाइप होता है, हार्ड होता है, तो हाँ भाई हमें पता है, इस बात का मत बताओ, आगे बताओ आप। आज हम ना क्लोटिंग तक करेंगे, लिम्फ कल करेंगे भाई। तो इसके अंदर ये बता दिया, देखो डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बहता, और ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लोटिंग रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रॉमा। हाँ, दिस इज मैकेनिज्म इज प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इससे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी कम होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हमने पहले पढ़ लिया है। अब देखिए, यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट। कट की जगह आपने जो ब्राउन सब, जिसको हम खुरंड बोल रहे हैं, इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ भाई देखें, इट इज़ ए क्लोट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। तो यहाँ से शुरू होता है, तो जो वो बना होता है ब्राउन, वो किसका बना होता है, फिब्रिन्स का बना हुआ होता है। ठीक है सर। तो जो फिब्रिन्स हैं ये कैसा है, ये डेड एंड डैमेज पार्ट होते हैं। आप ये याद रखिएगा, डेड एंड डैमेज्ड पार्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड का फिब्रिन्स क्या है, डेड एंड डैमेज। ये इस, जैसे मान लीजिए आपको ये कोई लेग है और लेग पे यहाँ चोट लग गई, तो चोट लगी तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़े दिन बाद कोगुलेशन सा बन जाएगा। तो ये कैसे हैं, ये फिब्रिन्स हैं। ये क्या है, डेड और डैमेज पार्ट है ब्लड के। तो फिब्रिन्स आर फाउंड बाय ए कंजर्वेशन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। तो ये लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी पहले रब कर लेते हैं और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसको समझना अच्छी है। अब चलती है हमारी रिएक्शंस सारी, ग्रीन लाइट से कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो अपना फिब्रिनोजन है ये कैसा है, इनएक्टिव। मैं लिखता चला जाऊँगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना, ये कैसा है, इनएक्टिव, और ये कैसा है, एक्टिव। ठीक है सर, हमने देख लिया। प्लाज्मा के अंदर, तो इसको एक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, थ्रोम्बिन। ठीक है सर, थ्रोम्बिन यूज़ होता है। इन टर्न द टर्न फाउंड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा कॉल्ड प्रो। देखो अभी क्या है कि जो थ्रोम्बिन है ना वो बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। ये कैसा है, इनएक्टिव, और ये कैसा है, एक्टिव पार्ट। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। अब ये कहेगा भाई प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनता है, तो एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। तो यहाँ क्या आएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। तो क्या किया कि थ्रोम्बोकाइनेज आया, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदला। थ्रोम्बिन एक टाइप ऑफ एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम। इस एंजाइम ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल दिया एक्टिव फॉर्म में। तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एक दूसरे से लिंक हो गई ना भाई, इसने इसको एक्टिव किया, इसने इसको एक्टिव किया, ये एक्टिव हो, किसने इसको एक्टिव कर दिया। तो ये एक एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस होगी। दिस इज द अबव रिएक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। और सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैस्केड रिएक्शन कॉम्प्लेक्स या प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव स्टेट। और इसके साथ और भी फैक्टर होते हैं भाई, 20-22 फैक्टर होते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको 20-22 फैक्टर को भी। देखो, एन इंजरी और ट्रमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स। जब आपको पता है कि आपको चोट लगती है तो उस चोट की वजह से ना ये रिएक्शन स्टिमुलेट होती हैं, स्टिमुलेट मतलब स्टार्ट होने की कगार पे पहुंचती हैं। सर्टेन फैक्टर विच एक्टिव द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। और देखो, सर्टेन फैक्टर और भी इसके साथ कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जब आपको चोट लगती है टिश्यू के अंदर। देखो वो कैसे फैक्टर होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं कुछ भाई, आपको बता देता हूँ। कुछ TNF अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो और भी अंदर पार्टिकल्स हैं, वो इनको एक्टिव कराने के अंदर काम करते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट कोई एलिमेंट अगर आपसे पूछे ना कि भाई चोट के अंदर, इंजरी के अंदर, तो कैल्शियम है भाई। तो कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। ठीक है भाई, एक पोटाशियम आयन, ये दो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे कि कहाँ पोटाशियम और कहाँ कैल्शियम। तो कैल्शियम ज़्यादातर वहाँ यूज़ होगा, आपको बता देता हूँ, जहाँ चोट वोट का काम हो, जहाँ कुछ चीज़ एक्टिव करानी हो, तो वहाँ होगा आपका कैल्शियम का काम। और जहाँ आपको कंडक्शन करवाना है न्यूरॉन्स का, इम्पल्स का, सेल का, तो वहाँ का होगा, वहाँ होगा आपका के पॉजिटिव एलिमेंट। आप ये याद रखिएगा दोनों में अंतर। तो यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एलिमेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने पढ़ने में थोड़ा सुकून मिला होगा। तो इसी के साथ हम इसको करते हैं आज का एंड अप और ख़त्म करते हैं इसको। एंड अप इन द सेंस हम इसको आज यहीं की यहीं रोकते हैं, और कल हम इसका सेकंड लेक्चर लेके आएंगे। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक